नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले की जो हिस्ट्री क्लास थी उसमें आपने मध्य पाषाण काल को समझा था। ये उससे आगे क्लास है। मध्य पाषाण काल में 2 क्लास हुए थे, जिसमें एक क्लास में आपने उसके इतिहास को और दूसरे क्लास में उसके स्थलों को पढ़ा था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर के पढ़ लीजिए। इस क्लास में मुझसे आगे पढ़ेंगे नवपाषाण काल, लेकिन उससे पहले एक शिकायत है जिसको दर्ज करवाने की ज़रूरत है। शिकायत ये है कि आप ना तो वीडियो को लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ से लाभ ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई के बलबूते अपने एग्जाम के और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इतना सा योगदान तो ओनली यूपीएससी का करना ही बनता है। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये आपकी नैतिकता का पतन है। आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको इस दौर में जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में लाख लाख की फीस ली जाती है, उसके बाद भी तैयारी पूरी नहीं होती है, एक ऐसा माध्यम जो आपको फ्री में तैयारी करवा रहा है, पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ है, आप लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं। आपको साथ देना होगा, लाइक और शेयर करना होगा। इससे आपको कोई पैसा, कोई पेमेंट नहीं लगता है इसको करने में। ठीक है, और कोई वक्त भी नहीं लगता है कि आपको बैठ करके 1 घंटा ये काम करना है। चंद सेकंड का काम होता है और उससे हमारा मोटिवेशन, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हम और मेहनत कर पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस लूज होगा। इससे नुकसान कहीं ना कहीं आपका भी होगा। ठीक है, तो आज से आपके लिए नैतिक जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबको लाइक करना है, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ शेयर कर दीजिए। कुछ अन्य लोगों का फ़ायदा होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और फाइनली आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिस तरीके से इतिहास की क्लास लगातार एक क्रम में चल रही है, मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसा क्लास शायद ही आपको कोई अध्यापक पढ़ा रहा हो। एक तरफ से कुछ भी नहीं छूट रहा है और टाइम लेकर के एक छोटे छोटे टॉपिक को, सेगमेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बस ये है कि आपको 10 से 15 मिनट की ही क्लास मिलती है। यकीन मानिए, इससे ज़्यादा आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको भले ही लगता हो कि आप 1 घंटे की क्लास डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो बस आपको लगता है, वो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग की एक सीमा है, उससे ज़्यादा वो समझ नहीं सकता है। जितना आपको पढ़ाया जाए वही आप बार बार अगर रिविज़न कर लें तो ज़्यादा बेहतर आपका तैयार हो जाएगा। एक मान्यता के अनुसार जब कोई बुक या कोई क्लास आप एक बार पढ़ते हैं तो मात्र 20% हिस्सा उसका आपका दिमाग एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, यानी कि मात्र 20% ही आप सोख पाते हैं उस क्लास से, उस बुक से। और ज़रूरत आपको होती है कम से कम 80 से 85% आप उसे एब्जॉर्ब करें, तभी आपकी पकड़ बनती है उस टॉपिक पर। तो यकीन मानिए कि आपको 4 से 5 बार क्लास देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर एक क्लास को 4 से 5 बार आप देख लेंगे, यकीन मानिए कि कोई भी सवाल उस टॉपिक से कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन आप किसी भी तरीके से एक बार देखते हैं, वो भी कुछ लोग 2 मिनट देखते हैं, कुछ लोग 3 मिनट देखते हैं, फिर भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरत यह है कि इसी 15 मिनट की क्लास को 4 बार देखिए, 1 घंटे की क्लास बन जाएगी और आपकी तैयारी अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, यानी कि एक लेवल ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज, ठीक है ना। तो समझते हैं कि ये क्या है नवपाषाण काल और क्या क्या इसमें बदलाव हुए, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं जिसके कारण ये अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है, क्यों इसको एक क्रांति का दौर कहते हैं। ये सारी चीज़ समझेंगे। कौन कौन से स्थल हैं जो न्यूलिथिक एज के हैं या नवपाषाणिक काल के हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। फैक्चुअल ज़्यादा है इसलिए कई बार बोरिंग लगता है, लेकिन आप अगर तथ्यों को जोड़ करके और एक समझ विकसित करके पढ़ेंगे तो इतना बोरिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कालखंड कि ये कब से कब तक है। तो ये आपका 8000 से लेकर के 6000 BC तक के पीरियड को नवपाषाणिक काल कहा जाता है। देखिए, ये जो कालखंड है इसको लेकर के आपको किसी से बहस नहीं करनी है। ये कई किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ प्रमाणिक किताबें हैं उनके डेटा को मैं बता रहा हूँ। ऐसा सच कभी आपसे पूछा ही नहीं जाएगा इसके कालखंड को लेकर के, क्योंकि
अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कालखंड बताए हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव विषय है, ये ऑब्जेक्टिव बात नहीं है, इसलिए इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई। उससे पहले ये देखें हम कि नवपाषाण काल के जनक कौन हैं। नवपाषाण काल के जनक, अब ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन आपको जानना होता है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। यूपीएससी में नहीं सीधे तो स्टेटमेंट में ही लिख देंगे, तो जानना तो आपको पड़ेगा ही। यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपको जानना पड़ेगा कि कौन है, ठीक है। तो इसके जनक हैं सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक को नवपाषाण काल का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स एक पत्रिका है, उसमें इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और वहीं से इन्होंने न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाणिक काल की चर्चा प्रारंभ की। इसीलिए सर जॉन लुबाक को नवपाषाण काल का जनक कहा जाता है। एक और नाम है गार्डन चाइल्ड का। गार्डन चाइल्ड साहब ने नवपाषाण काल को एक क्रांति का दौर कहा। क्या कहा? क्रांति का दौर कहा, एक रेवोल्यूशन का दौर कहा, ठीक है। किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। ये आप दो नाम याद रखेंगे जो नवपाषाण काल से संबंधित है, कई बार पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे भी जाएंगे भी, ठीक है। एक नाम है सर जॉन लुबाक का जो कि नवपाषाण काल के जनक हैं, और दूसरा नाम है गार्डन चाइल्ड का जिन्होंने इस दौर को क्रांति का दौर कहा, ठीक है। क्रांति का मतलब होता है कोई व्यापक परिवर्तन, ठीक है। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे अभी जैसे समाज चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ आए कि सब कुछ बदल जाए, ठीक है, यानी कि एकदम से चेंज हो जाए, तो और जब पॉजिटिव होता है तो उसे क्रांति कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस दौर में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति कहा, उसको देखते हैं, ठीक है। तो नवपाषाण काल में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, शायद आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके पीछे कर लीजिए और उसके बाद में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसे क्रांति का दौर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, ठीक है ना, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। तो वो रीजन इस दौर में हुए विकास, कौन कौन से विकास, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला है कृषि का विकास। कृषि का विकास, ठीक है ना। किसका विकास? कृषि का विकास, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इससे पहले के एज में जो मानव था वह केवल खाद्य संग्राहक था, वो खाद्य उत्पादक इस एज में आकर के बना। और जो गार्डन चाइल्ड हैं उन्होंने इसीलिए स्पेशली मेंशन किया एग्रीकल्चर को, और वही वजह थी कि उन्होंने कहा कि ये क्रांति का दौर है। क्योंकि इससे पहले जो इंसान था वो क्या था? संग्राहक था, वो भोजन इकट्ठा करके खाता था, जैसे पशुओं को मार के उनका मांस खाना या कंदमूल खाना। लेकिन जब वो नवपाषाण काल में आता है तो उत्पादक बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर बन जाता है। इससे पहले वो प्रोड्यूसर नहीं था, और ये अपने आप में एक आमूल चूल परिवर्तन था, ठीक है। क्यों? आगे अभी समझा रहा हूं कि इतना बड़े परिवर्तन क्यों है। आपको वर्तमान में लग रहा होगा ना कृषि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन थोड़े रहा होगा, बीज फेंक दिया जमीन में और वो उगना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है जो वर्तमान में आपको दिख रहा है। कैसे? जैसे अब मैं बता रहा हूं, नवपाषाण काल का जो एज है उससे पहले की जो स्थिति है, मनुष्य संग्राहक था और इसके साथ साथ वह बंजारा था, यायावार था।
यानी कि घूमता रहता था। आज यहाँ है, यहाँ पर जानवर मारने को नहीं मिले तो 10 किलोमीटर दूर चला गया, वहाँ भी नहीं मिले तो 150 किलोमीटर दूर चला गया, कंदमूल वहाँ नहीं मिला तो 500 किलोमीटर दूर चला गया। जहाँ जहाँ उसको लगा कि भोजन मिल सकता है वहाँ वहाँ वो घूमता रहा। यानी कि अस्थायी निवास नहीं था, कोई उसका परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, लेकिन कृषि के साथ ही साथ पूरे समाज का निर्माण हो गया। कैसे? जैसे जब आप किसी फसल को बोएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास लैंड है और आपने उस पर फसल लगा दी है, ठीक है, यानी कि आपने गेहूं या धान उपजाने के लिए उसमें बीज डाला। अब जब डालेंगे तो आपको उसका संरक्षण करना होगा, उसमें पानी डालना होगा, और ये दोनों काम करने के लिए आपको क्या करना होगा? अस्थायी निवास बनाना होगा। आपको अस्थायी निवास बनाना होगा। ये नहीं है कि आपने खेत में बीज डाला और आप छोड़ के चले गए तो आपको उसका फल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको उसका देखरेख करना होगा, जंगली जानवरों से उसको बचाना होगा, उसमें पानी की पहुंच बढ़ानी होगी, किस तरीके से वहाँ पर पानी पहुँचे, इसके लिए आपको उसके साथ रहना होगा, आप उससे दूर नहीं रह सकते हैं। तो कृषि ने किस प्रकार जीवन को अस्थायी बना दिया, ठीक है। अब अगर ये साथ रहेंगे तो मतलब कृषि के साथ के लिए अगर ये रुकेंगे तो रुकने के लिए क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि रुकने के लिए घर बनाएंगे, और जब कई घर बनेंगे तो बस्तियां बन जाएंगी, ठीक है। अब उत्पादन जब ये कर लेंगे तो इस उत्पादन को रखने के लिए, यानी कि इन चीज़ों को रखने के लिए उन्हें बर्तन भी बनाने होंगे। भाई अगर गेहूं पैदा कर लिया तो गेहूं बाहर तो पड़ा नहीं रहेगा, अगर बाहर पड़ा रहेगा तो धूप छांव बरसात में खराब हो जाएगा, तो उसको रखना होगा कहीं पर, तो उसको रखने के लिए बर्तन बनेंगे। और इसीलिए मृदभांड पहली बार मानव बनाता है कब? नवपाषाण काल में, ठीक है। मध्यपाषाण काल में भी बने हैं, लेकिन नवपाषाण काल में मृदभांडों का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उस तरीके से मिलता है जब उसका उपयोग एक बर्तन के रूप में होता है। तो बर्तन वो बनाएगा क्योंकि उसको रखना है, अनाज को कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? पहले वो रुकेगा तो रुकने के लिए घर चाहिए, अब घर हो गया तो जो अनाज उसने पैदा किया उसको भंडारण भी करना है, तो मृदभांड बनाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो आपका यहां पर मेंशन होगा, मृदभांडों का प्रयोग का निर्माण एवं प्रयोग। अब ये जो मृदभांड बने ये दो प्रकार के, एक तो हस्त निर्मित यानी कि जिसे हाथ से बनाया गया हो, और दूसरा चौक निर्मित। चौक आपने देखा होगा जब कुम्हार के घर आप जाते हैं दिया वगैरह खरीदने दीपावली में, तो वहाँ आपको देखने को मिलता होगा चौक, ठीक है। वो गोल गोल मिट्टी का होता है, उससे घुमा करके वो बर्तन बनाता है। तो चौक निर्मित जो है मृदभांड भी मिले हैं। इसका मतलब कि चौक का जो है खोज हो चुका था, चौक से परिचित था उस वक्त इंसान, ठीक है। तो ये कृषि ने आमूलचूल परिवर्तन मानव के जीवन में ला दिया। तीसरा है अस्थायी निवास हो गया, पशुपालन के साक्ष्य मिले, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और ये इस तरीके से मिलते हैं कि बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में एक नवपाषाणिक स्थल है, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मालिक और कुत्ते यानी कि इंसान और कुत्ते का शव एक साथ दफनाया गया है। ये किस बात का प्रतीक है? कि इंसान और कुत्ते में एक संबंध स्थापित हुआ होगा, और अगर पशु और इंसान में संबंध स्थापित हो गया तो इसका मतलब कि इंसान पशुपालक हो गया, ठीक है। तो इस दौर में इंसान पशुपालक बन गया है। आपने देखा था कि जब हम मध्यपाषाण काल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी इंसान जो है पशुपालक बन गया था, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा उससे एक लेवल आगे हो गया, पशुओं का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मेहरगढ़ में आप देखेंगे कि भैंस पालन, ठीक है, भैंस पालन मेहरगढ़ में होता था, बलूचिस्तान मेहरगढ़ में भैंस पालन हो रहा है, उसके दूध का उपयोग किया जा रहा है, उसके मांस का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि स्पष्ट तौर पर ये कहीं नहीं है, लेकिन अगर भैंस है तो उसका दो ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पशुपालक ये थे। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया।
चौथा पालिशदार चकमक उद्योग। पालिशदार चकमक उद्योग, ठीक है। अब जैसे जैसे जो है सभ्यता आगे बढ़ती है उसमें कुछ ना कुछ सुंदरपन आता चला जाता है। तो जो पहले के उपकरण थे, हथियार थे, वस्तुएं थी, आभूषण थे, उनमें जो है एक और परिष्कृत रूप से वो सामने आनी शुरू हो गई, पॉलिश उस पर चढ़ाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा हड्डियों के उपकरण, हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण बहुत सारे मिले, ठीक है। यह भी एक जो है उस वक्त ये सिद्ध करता है कि उस वक्त का जो मानव था वो सिर्फ पत्थरों से नहीं, पेबुल से नहीं, वो हड्डियों से भी चीज़ों को बनाता था। तो उस वक्त की कारीगरी कहीं ना कहीं एक स्टेप ऊपर गई थी, एक स्टेप जो है आगे बढ़ गई थी। तो ये वो गुणधर्म हैं जो नवपाषाण काल को क्रांति का दौर बनाते हैं। इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति का दौर कहा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर बदलाव यहाँ पर हुए, ठीक है। हड्डी के उपकरण चिरांद से मिलेंगे, अभी जो है आगे आप पढ़ेंगे। चिरांद एक जगह है बिहार में जहाँ पर हड्डी के बहुत सारे उपकरण मिले, हिरन की हड्डी के मिले। वो सब आगे अभी पढ़ेंगे। जितने भी नवपाषाणिक स्थल हैं उनका नाम बताऊंगा, किस स्टेट में है और उनकी विशेषता क्या है, वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ पाई जिसकी वजह से उनको पढ़ा जाता है, याद किया जाता है या उनसे सवाल आता है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में हम बात करेंगे कि नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पर स्थित हैं और उनकी विशेषता क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी सवाल आएंगे। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया तो उसको पूछ लीजिए, इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।